अंग्रेजों का नामो निशान मेरठ से मिटा दिया। एक शोले की भांति भड़क उठा। इस तुमुल नाद के साथ इस तुमुल युद्ध के लिए वे खड़े हो गए। गो हत्या बंदी उस समय की पहली उद्घोषणा। स्वतंत्र भारत में भी आज ये उद्घोषणा नहीं हो पा रही है जो उस समय में, उस कालखंड के अंदर सबसे पहली क्रांतिकारियों के द्वारा अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए ये उद्घोषणा करवाई गई। हजारों नौजवानों ने जिसमें बलिदान दिया, ऐसा एक महासंग्राम जिसके बीज बोए गए सन 1857 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, वीर अजीमुल्ला, बहादुर शाह जफर, ऐसे कई वीर हिंदुस्तानियों ने कंपनी सरकार को ललकारा। क्रांति की चेतना हर एक प्रांत में फैल गई और समूचा हिंदुस्तान एक यज्ञ भूमि बन गया। 1857 के क्रांति पर्व का स्मरण यह एक प्रयास है। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। जय मातृभूमि जीवन भर निशिदिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। पार नहीं हम पाए। समूह उपस्थित देवियों और सज्जनों, समुत्कर्ष समिति की व्याख्यानमाला का आज तीसरा पर्व है। स्वतंत्रता के आंदोलन में पिछली बार हमने सुना भारत माता के श्री चरणों में मंगल पांडे ने अपने जीवन की आहुति दी। हम सब लोगों को ज्ञात है ये जो आज़ादी की लड़ाई है ये अत्यंत ही सुनियोजित तरीके से होनी थी। पूरे देश भर में रोटी और कमल इसका संदेश दिया गया था। सब तरफ 31 मई इस तिथि की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। फिरंगी को मारो, संपूर्ण देश भर के अंदर एक तुमुल युद्ध छेड़ना है। इस युद्ध के अंदर भाग लेकर हमें स्वर्ग प्राप्त करना है और वो लोग अभागे होंगे, उन्हें नरक का दरवाजा ही प्रिय होगा जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मंगल पांडे का बलिदान 8 अप्रैल को हुआ। यह खबर जैसे जैसे पूरे देश भर में फैलती चली गई,
तो क्रांतिकारियों को अपने आप को रोकना बहुत भारी पड़ गया। कुछ घटनाएं, कुछ विधि का विधान, कुछ होनहार बलवान ऐसा होता है। मेरठ के पास एक बड़ी छावनी में अंग्रेजों को जब यह मालूम पड़ा कि अंदर की अंदर कुछ सुगबुगाहट फैल रही है, कुछ गुप्तचर संगठन खड़े हो रहे हैं, वो क्रांति फैलाने के सुराग में है, उन्होंने इस शक को आधार बनाकर हजारों सैनिकों को अपनी बटालियन से मुक्त कर दिया। वो जो हजारों सैनिक थे, अंग्रेजी सेना से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपनी वर्दियां खोल करके फेंक दी, जूते खोल दिए, टोपी खोल दी और उसे अपने पैरों से रौंदने लगे। फिरंगी को मारो, फिरंगी को मारो, अंग्रेजों को भगाओ। इस तुमुल नाद के साथ इस तुमुल युद्ध के लिए वे खड़े हो गए। उन सब लोगों की मनसा क्या थी? ओ फिरंगियों, सुन रहे हो? ये जो तुम्हारी वर्दी है, इसकी क्या दुर्दशा की है हमने। इसी भांति तुम्हारा भी टेटुआ दबा करके तुम्हें इस भारतवर्ष से भागने के लिए हम मजबूर कर देंगे। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। मेरठ में 9 मई को 90 सैनिकों की एक टुकड़ी के सामने अंग्रेज अधिकारियों ने उस समय के बनाए हुए कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी डाली हुई थी, उन्हें खोलने के लिए दिए गए। 90 में से 5 सैनिकों ने भी उस कारतूस के हाथ नहीं लगाया। अंग्रेज समझ गए उनकी मानसिकता, किंतु हार नहीं मानेंगे हम। उन्होंने उन 90 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया और उन्हें 10 साल की कारावास की सजा दे दी गई। उन सैनिकों को 10 साल की सजा देने के पश्चात तोपखाने के सामने उनकी वर्दी उतरवाई गई। रेजिमेंट के अन्य देसी सैनिकों को चारों तरफ एकत्रित करके उनके अंदर भय पैदा करने का प्रयास किया गया। उनकी वर्दियां खोल दी गई, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। तोपखाना सामने था, इसलिए शेष सैनिक कसमसा करके रह गए। उनके म्यान में पड़ी तलवारें फड़फड़ाती रही, किंतु आक्रोश, क्षोभ, प्रतिशोध की भावना के साथ उनके अंतःकरण के अंदर पैदा हो गया। मन ही मन इस संकल्प को वो दोहरा रहे थे, आज तोपखाने के डर से तुम हमें कुछ न करने के लिए विवश कर रहे हो, किंतु देखना समय आने पर हमारे अंदर की ये ज्वालामुखी फूट पड़ेगी और 10 दिशाओं में फैल जाएगी। उस दिन का तुम इंतजार करो। सैनिक आग बबूला तो थे ही। दोपहर के समय बाजार में गए। बाजार में सैनिकों की टुकड़ी को देख करके महिलाओं का एक दल था। कहते हैं कि कुछ वेश्याएं भी थी। उन लोगों ने इन सैनिकों को दुत्कार दिया, इनका तिरस्कार किया। उनका तुम्हारे बाप तो जेल के अंदर, कारावास के अंदर बंद कर दिए गए हैं और तुम यहां बाजार में क्या मक्खियां मार रहे हो? छी छी छी, थू है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। ऐसा जब तिरस्कार हुआ, सैनिक पहले से तो भरे हुए थे, उनके अंदर का यह प्रतिशोध और अधिक भड़क उठा। वे गए वापस और जाने के बाद में सब सैनिकों को रात को इकट्ठा किया और कहा, अब धैर्य रखने की जरूरत नहीं। 31 मई दूर है। 21 दिन पहले ही हम स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को चढ़ाने के लिए नहीं, मातृभूमि का प्रतिशोध पूरा करने के लिए हमें लगना है। फिरंगी को मारो। बस इसी एक नारे के साथ में 10 मई, कल रविवार है, अंग्रेज चर्च में जाएंगे, व्यस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। उस समय का हमें फायदा उठाना है
और फिरंगी को मौत के घाट उतार देना है। संकल्प पूरा हुआ। प्रातःकाल हुआ, अंग्रेजों की दिनचर्या हंसी खुशी के साथ में प्रारंभ हुई। शाम के समय में वे जब चर्च में गए, आप आश्चर्य करेंगे, पूरा मेरठ शहर बाजारों में उतर आया। चर्च जला दिए गए। चर्च के घंटे जोर जोर से घंटानाद करते हुए फिरंगी को मारो, फिरंगी को मारो, इसी वाक्य को ही दोहरा रहे थे। अंग्रेजों के प्रमुख अधिकारी, अंग्रेजों के प्रमुख कर्ता धर्ता, जितने भी प्रमुख बंगले, किसी को भी इन क्रांतिकारियों ने छोड़ा नहीं। उस समय के टेम्पलर, मैक्नोडॉयल, इनका प्रमुख कमिश्नर फिनश, इन सब लोगों को तलवारों से काट दिया। एक भी अंग्रेज अधिकारी को छोड़ा नहीं। जहां जो अंग्रेज दिखा, जहां जो अंग्रेजों के कार्यालय दिखाई दिए, जहां जो उनके बंगले दिखाई दिए, उन सबको लूट लिया। अंग्रेजों का खजाना, उनका बारूद खाना, उनकी बंदूकें, उन सब पर अपना कब्जा इन लोगों ने जमा लिया। पूरी रात भर मारकाट मस्ती रही। पूरा मेरठ स्वतंत्र हो गया। अब क्या करें? इन सबको मालूम ही था दिल्ली जीतना चाहिए। अगर दिल्ली जीत लेते हैं तो पूरा भारतवर्ष जीत लिया गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, उनको पहले से ही नेतृत्व सुप्रद कर चुके थे। ये सेना, इन्होंने दिल्ली को समाचार भेज दिया। बेतार के तार काट दिए गए। कहीं से कोई सहायता इनको मिलने की संभावना नहीं थी। अंग्रेजों का नामो निशान मेरठ से मिटा दिया गया। देखिए, अंग्रेजों ने पिछले 100 वर्षों में भारतवर्ष के ऊपर जो अत्याचार किए थे, ये अत्याचारों का प्रतिशोध मेरठ के अंदर बड़ा जबरदस्त मात्रा में प्रकट हुआ। एक शोले की भांति भड़क उठा। ग्रामीणों का जत्था और सैनिकों का जत्था एक मेक होकर के, एक बहुत बड़ा जत्था और सेना बन करके, बारूद, बंदूकें, तलवारें, भाले, बर्छे, छुरियां, लाठियां सब ले करके निकल पड़े और दिल्ली की ओर प्रस्थान। दिल्ली को संदेश दिया गया 11 या 12 तारीख को हम दिल्ली आ रहे हैं, और पहुंच गए दिल्ली रात को ही। दिल्ली 33 मील दूर है। दिल्ली को यह अपेक्षा नहीं थी कि इतना सब कुछ जल्दी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर यह सुनकर के हतप्रभ रह गए। उनकी बेगम जीनत महल, उनके साहबजादे, उनके अन्य सब सेना नायक वगैरह, उनके पास तो बहुत कम छोटी टुकड़ी ही थी, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों का ही शासन था। वो अंग्रेजों के टुकड़ों पर ही पल रहे थे। वहां अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो कमिश्नर था रिप्ले, उसको भी यह कल्पना नहीं थी, सुना उसने भी, किंतु यह सैन्य दल अचानक से वहां प्रकट हुआ और प्रकट होकर के उसने दिल्ली में भी जो मेरठ की कार्रवाई थी उसका दौरान कार्य किया। जहां जो अंग्रेज मिला उसको काट दिया गया। रिप्ले आगे आया, बंदूक लेकर के आया, घोड़े पर था, उसको गोली दाग दी गई। वो अभी से प्ले भी नहीं हुआ। उस समय के उनके जितने भी सारे स्मिथ, रेनले, ग्रेडेड वगैरह जितने भी प्रमुख अधिकारी थे, उन सबको भी बुरी तरह से मार काट दिया। दिल्ली की सड़कें 4 दिन तक मार काट से त्रस्त हो गई। अंग्रेजों के सारे दफ्तर जला दिए, उनके बंगले जला दिए। जो जिसको जहां जगह मिली वो भाग रहा है, अपने आप को बचा रहा है, वेश बदल रहा है। गोरा है तो काले रंग से अपने आप को पोत करके अपने जीवन को बचा रहा है। कोई दया नहीं दिखाई इन्होंने। क्रांतिकारियों के मन में बड़ा उग्र प्रतिशोध था। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ा नहीं। ये 4 दिन का जो तांडव नृत्य था, उस तांडव नृत्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम सब लोगों को ध्यान में रखने की है, वो केवल दिल्ली के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये संपूर्ण भारतवर्ष में क्रांति के समय में महिलाओं को मारा गया, काटा गया, बच्चों को मारा गया, काटा गया,
ये सब कुछ किया गया, किंतु किसी भी एक महिला का शील भंग किसी एक भारतीय ने नहीं किया। विलियम मूर गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, उसकी रिपोर्ट जो अंग्रेजों ने स्वयं प्रकाशित की है, उसमें वो लिखता है कि ये भारतवर्ष के लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, उनका चरित्र बल इतना अधिक ऊंचा है कि उन्होंने एक भी महिला को उसका शील भंग नहीं किया, बल्कि अनेक जगह पर हमारा उदारगत चरित्र सामने आया है। हमने महिलाओं को और बच्चों को छोड़ा भी, किंतु वहां बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया पूरे भारतवर्ष का। दिल्ली मुक्त हो गई है, दिल्ली स्वतंत्र हो गई है, इसका मतलब अपने देश पर से अंग्रेजों का राज्य ये समाप्त हो गया, फिर से हमारा राज्य कायम हो गया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं। इस प्रकार का भाव हर व्यक्ति के मन के अंदर दिल्ली में पैदा हो गया। बहादुर शाह तो हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें वेतन कहां से दूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सैनिक कहने लगे आपको वेतन देने की जरूरत नहीं है, हम अंग्रेजों के खजानों को लूटेंगे और आपका खजाना भी भर देंगे। उस समय के बहुत बड़े गुड़गांव के सेठ मटोलचंद, रामजी दास गुड़वाला, इन लोगों ने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता दी, क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा संबल मिला। किंतु उस समय की एक बड़ी उल्लेखनीय बात जो हम सब लोगों को ध्यान में आएगी तो बड़ा आनंद होगा। बहादुर शाह को सम्राट नियुक्त करने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और उनकी जो पहली उद्घोषणा है वो ये है, मैं गौ हत्या पर बंदी लगाता हूं। गौ हत्या बंदी उस समय की पहली उद्घोषणा, स्वतंत्र भारत में भी आज ये उद्घोषणा नहीं हो पा रही है जो उस समय में उस कालखंड के अंदर सबसे पहली क्रांतिकारियों के द्वारा अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए ये उद्घोषणा करवाई गई। दिल्ली का ये 5 दिन संपूर्ण दिल्ली को स्वतंत्र कराने में और फिरंगी को नामो निशान मिटा देने में सहायक सिद्ध हुआ। आग बढ़ती गई, अड़ोस पड़ोस के जितने भी जिले थे, इधर पंजाब का हो, उधर हिमाचल कश्मीर का हो, इधर रुंदेलखंड का हो, बनारस, काशी, इन सब स्थानों को कहो, इलाहाबाद वगैरह, इन सब को कहो, सब स्थानों पर भयंकर क्रांति की ज्वाला फैलती चली गई। ये ज्वालामुखी की लपटें अंग्रेजों को निगलने लग गई। आपको बड़ी बड़ी कथाएं सब एक जैसी ही लगेगी, किंतु इटावा का जिला कलेक्टर ओ हुम महिला का वेश बना करके भागा अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे अनेक अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सेनाओं ने विद्रोह कर दिया, लोग उनके साथ आ गए, उन्हें अशिक्षित थे तो सैनिक प्रशिक्षण दिया गया, वो उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने में लग गए। ये आसपास का सारा इलाका स्वतंत्र हो गया। देखते ही देखते 1 महीने भर के अंदर 10 मई को शुरू हुआ है, 10 मई से 10 जून के बीच के अंदर आसपास का सारा इलाका स्वतंत्र होकर के अंग्रेजों का नामो निशान मिटा दिया। अंग्रेजों का वायसराय तो कोलकाता बैठता था और तार बेतार इन सब के सब काट दिए गए थे। जितने भी अंग्रेज थे वो अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। उनके जितने भी रेजिमेंट में, उनके बटालियन में जितने भी अंग्रेज सैनिक थे वो मार दिए गए थे, उनके परिवारों को समाप्त कर दिया गया था, उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए गए थे, बारूद छीन लिया गया था, खजाना लूट लिया गया था। उनके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको एक बड़े प्रमुख स्थान पर लेकर के चलता हूं, बिट्ठू। ये जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति के महानायक, इसके सूत्रधार अजीमुल्ला खां और नाना साहब पेशवा, उनके वहां पर वो अपने बड़े भाई बाबा साहब, छोटे भाई बाला साहब, एक और उनका भाई राव साहब, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, इन सबके साथ में बैठ करके देश की ये जो परिस्थिति बनती जा रही है, योजना से पहले की जो क्रांति है, इसका मतलब है कि हमारी जो योजना है वो सफल हुई क्या? इन्होंने बैठ करके चिंतन किया।
विचार किया, यह सोचा गया कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हो गया होनहार बलवान है इसलिए, किंतु हमें क्या करना है? तो हमें यह करना है, ये जो समय है, जो कुछ घटित हुआ है, इसका लाभ लेना है। क्योंकि फिरंगी को तो मार ही रहे हैं ना, पहले एक साथ हो रहा था किंतु अब टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है। तो ये जो कानपुर है, इस कानपुर के अंदर हम क्रांति पैदा करेंगे। कानपुर के अंदर क्रांति पैदा करने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई। ये जो नाना साहब है, इनके बारे में सोचते समय में हमें एक बड़ी मजेदार बात जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत महत्व की। आप सब लोगों ने सुना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसका बचपन का नाम क्या था? छबीली, मन्नू। नाना साहब, छबीली, तात्या राव, इन तीनों का लालन पालन एक साथ हुआ है, इनका बचपन एक साथ बीता है, रामायण महाभारत का पारायण एक साथ किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा का, वीर रस का पान कर उनकी भुजाएं एक साथ फड़की है। युगों युगों में कभी कभार कोई एक सदी ऐसी आती है जब कोई एक ऐसी पाठशाला खुलती है जिस पाठशाला के अंदर इस प्रकार के लोग एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, स्वराज्य के लिए संकल्पित होते हैं, स्वदेश भक्ति की भावना उनके अंतःकरण के अंदर प्रस्फुटित होती है। इन तीनों में एक साथ जलवा पैदा हुआ और वो आगे जाकर के आप सब लोगों को, देश भर को देखने को मिलेगा। नाना साहब ने योजना बनाई। अंग्रेजों के रेजिमेंट के अंदर एक शमसुद्दीन करके सिपाही था, एक सूबेदार टीका सिंह था, एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे ज्वाला प्रसाद। इन सब लोगों को बुलाया, गुप्त चर्चाएं होने लगी, किस तरीके से कानपुर के ऊपर हम अपना शासन प्रस्थापित करेंगे। उस समय में ग्रीदेड करके कमिश्नर था, उसने योजना बनाई। वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। एक किले नुमा टेकरी बनाई, उसके अंदर उसने खजाना, बारूद खाना, शस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए। 1000 से भी ज्यादा अंग्रेज वहां रह सके ऐसी उसने वहां व्यवस्था कर ली। किंतु इन लोगों ने भी बहुत ढंग से योजना बनाई, उस योजना को मूर्त रूप दिया, आसपास के गांवों में जन जागरण किया, कानपुर शहर में जन जागरण किया, गुप्त बैठकें होने लगी और क्रांति शुरू की गई 14 जून से टीका सिंह के नेतृत्व में एक सैनिकों ने छोटा तोपखाना, बंदूकें, तीर कमान लेकर के, तलवारें लेकर के हमला बोल दिया। वही दोहराया गया। इनके सारे कार्यालय समाप्त कर दिए गए, इनके सारे लोगों को कैद कर दिया गया। 23 दिन तक उसकी कैद के अंदर अंग्रेजों के बड़े बड़े अच्छे अधिकारी जॉन पार्कर, विलियम, जेम्स, गेम्स, इन सबको सड़ सड़ करके मरना पड़ा। टीका सिंह ने, जो जानता था, टेकरी पर हमला बोल दिया। उनके किले में उनकी चढ़ दीवारी को गिराने लगे, उनके ऊपर पूरा आघात हुआ। ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाए तो एक दूसरी टेकरी थी नवाबगंज के अंदर, उस टेकरी के ऊपर ये सब लोग भाग करके खड़े हुए। पीछे से सारा खजाना, सारा बारूद खाना, अस्त्र शस्त्र, इस सारे सेना को मिल गए। अंग्रेजों के सारे कार्यालय जला दिए गए। पूरे बाकी बचे हुए अंग्रेज जो नवाबगंज की किले के ऊपर थे उसको छोड़ करके से सब समाप्त हो गए थे। 23 जून प्लासी का युद्ध हुआ था, उसको 100 वर्ष पूरे हो गए थे। यह प्लासी का युद्ध है जिस युद्ध ने अंग्रेजों के पांव भारतवर्ष में टिकाए थे, उसका प्रतिशोध कानपुर के अंदर किस तरीके से लिया गया आप देखिए। पूरे कानपुर की सड़कों को रक्त रंजित कर दिया गया। जनता नाना साहब के समर्थन में आ गई। सार्वजनिक रूप से उनका राज दरबार लगा, उन्हें सलामी दी गई।
टीका सिंह को जनरल नियुक्त किया गया, ज्वाला प्रसाद को दीवान नियुक्त किया। तात्या टोपे तो उनकी सेना के सबसे बड़े प्रमुख थे ही थे। पर अंग्रेजों का अब वो जो 1000 लोगों का जत्था था, उससे कैसे निपटा जाए। उन्होंने संधि वार्ता के लिए सफेद झंडा लहरा दिया। नाना साहब ने तात्या टोपे, ज्वाला प्रसाद इनको भेजा, वो गए, बातचीत हुई, तो समझौता ये हुआ कि भाई जो ये कह देते हैं कि हम विक्टोरिया के नागरिक नहीं हैं, हम नाना साहब के नागरिक हैं, उनको हम छोड़ देंगे। अब मरते क्या नहीं करते, उन सब लोगों ने ये कर दिया। सती चोरा घाट गंगा नदी पर था, उस घाट पर उन्होंने कहा हमें इलाहाबाद छुड़वा दो। संधि हो गई, हस्ताक्षर कर दिए गए। तात्या टोपे ने 40 नावें तैयार कराई, अनाज के बोरे रखे गए, इनको सुरक्षा में लेकर के 1000 लोगों को उन 40 नावों के अंदर सवार करवाया गया और उन्हें रवाना कर दिया। नाना साहब ने झंडी दिखाई, वो रवाना हो गए। किंतु जन आक्रोश कितना भयंकर होता है। आसपास के गांव के लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि फिरंगी 40 नावों में बैठकर इलाहाबाद जा रहे हैं, किंतु तात्या टोपे ने जो योजना बनाई थी उसमें वो जो 40 मल्लाह थे उनको पहले से ही समझा दिया गया था कि आप लोगों के ऊपर आक्रमण होगा, स्वदेश भक्तों का, क्रांतिकारियों का, गांव वालों का। आप लोग थोड़ा आगे जाने के बाद नाव छोड़ करके उतर जाना। वे लोग नाव छोड़ करके जैसे ही उतरे और गांव वालों ने और क्रांतिकारियों ने उन लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। कैसी मारकाट मची होगी, नदी पूरी लाल हो गई। इलाहाबाद में जब वो लोग पहुंचे और वो लोग इनका 40 नावों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो वहां केवल 2 नावें पहुंची और बचे हुए केवल 30 लोग। 1000 में से 30 लोग बचे, बाकी सबको मार काट दिया गया। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र रचा, उसका प्रतिशोध नाना साहब के वीर सैनिकों ने, उसकी वीर जनता ने किस तरीके का लिया। ये सती चोरा कांड उन सब देशभक्तों को जो मातृभूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे, शहीद हो चुके थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि थी। और उधर देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई, छबीली, मन्नू, शादी हुई झांसी के राजा राव गंगाधर, उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ, पर 3 मास की अवस्था में उसका स्वर्गवास हुआ। तो उन्होंने अपने रिश्तेदार वसुदेव राव का लड़का आनंद राव, उसको गोद लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी। अंग्रेज रेजिमेंट ने वहां अपना कब्जा कर लिया। सब तरफ सर्वत्र जब आग लग रही थी और कानपुर जब पूर्ण स्वतंत्र हो गया, तो लक्ष्मीबाई ने भी एक उनकी विश्वस्त लक्ष्मी नारायण पांडे नामक दीवान थे, उनको भेज करके सेना के अंदर जो देसी सैनिक थे उनके अंदर विद्रोह पैदा किया। उनको कहा फिरंगियों को मारने के लिए, झांसी को स्वतंत्र कराने के लिए हमें तैयार होना है। अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सब अधिकारियों की नजर थी डगलस, पावस, बटलर, इन सब लोगों को ये भरोसा था कि हमारी जो रेजिमेंट है वो सबसे सुरक्षित है। अन्य जगह पर सैनिक लोग विद्रोह कर सकते हैं, किंतु हमारे यहां विद्रोह नहीं कर सकते। किंतु अचानक 4 जून को इनकी सेना ने बाहर एक छोटा सा किला था, वहां पर इनके बारूद के ढेर को आग लगा दी। ये सोच नहीं पाए। इनके किले के दरवाजे बंद कर लिए गए, तो किले के दरवाजे को खोलने के लिए स्वदेश भक्तों के सूत्र अंदर तक जुड़े हुए थे। उनमें से सैनिक आगे आए और उन्होंने दरवाजे खोल दिए स्वदेशी सेना के लिए। स्वदेशी सेना अंदर घुस गई। तहसीलदार और एक रिसालदार, दोनों मुसलमान थे,
कालू खान, उन लोगों के नेतृत्व के अंदर भगवा झंडा झांसी के किले पर लहरा दिया गया। 8 जून को महारानी लक्ष्मीबाई का राज तिलक कर दिया गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो झांसी वाली रानी है, इसने अपनी झांसी को स्वतंत्र करा लिया। स्वतंत्रता की जो ये आग है, ये कैसे कैसे लोगों के अंदर भी लगी है। ये जो कानपुर की बात मैं कह रहा था, उस कानपुर के अंदर एक वेश्या अजीजन बाई घोड़े पर बैठ करके वो राष्ट्रवादी सैनिकों को सहायता करती, उनको आर्थिक सहायता करती, उनको प्रेरणा देती, घूम घूम करके देश जागृति का गान गाती और लोगों के अंदर चेतना पैदा करती। किस तरीके के लोग पैदा हुए? हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेद नहीं था। देश की स्वतंत्रता यही एकमात्र ध्येय। फिरंगी को मारो, देश से बाहर भगाओ, संपूर्ण देश को स्वतंत्र करो, इसके अलावा दूसरा कोई नारा ही नहीं था। ये तुमुल नाद, ये तुमुल युद्ध संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लगातार फैलता ही जा रहा है। आज नाना साहब, झांसी, दिल्ली के आसपास का सारा क्षेत्र, उसमें क्रांति किस तरीके से फैलती चली गई, उसके बारे में मैंने आपके सामने थोड़ा सा विषय रखा है। अगले रविवार को 25 जुलाई बिहार में क्रांति कैसे फैली, अयोध्या में क्रांति कैसे फैली, राजस्थान में क्रांति कैसे फैली, इसके संदर्भ में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।